हे गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये जो है पार्ट 2 वीडियो है हमारे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि कैसे न्यूरो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रेगुलेशन के बारे में। अगर तुम लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वाली वीडियो देख करके आओ, क्योंकि न्यूरल के साथ साथ अब केमिकल जो है उसके साथ अटैच होगा, उसके साथ लिंक होगा ये पूरा। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो देख करके आओ, उसके बाद जो है यहाँ पे तुम लोग को चीजें समझ में आएंगी कैसे सब चीजें वर्क कर रही हैं, कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या होते हैं, एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं, एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है। और क्या क्या डिस्कस करा था हमने लास्ट क्लास में? नर्वस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल डिस्कस करा था हमने लास्ट क्लास में। मेडुलरी सेंटर्स, पोंटाइन सेंटर और हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, एंड साथ में केमिकल कंट्रोल पूरा जो होता है कैसे वर्क करता है। अगर तुम लोग नए हो तो मैं तुम लोग को बोलूंगा कि यार सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डन है हाइपोक्सिया और हाई एल्टीट्यूड डीप फिजियोलॉजी। बस ये वाले अब लेक्चर्स 2 बचे हुए हैं मेन, और हमारा पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट इसके साथ खत्म हो जाएगा। और अगर तुम लोग को कोई डाउट होते हैं, तुम लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, नॉट जस्ट हमारा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम रिलेटेड कोई भी चीज़ें तुमको डिस्कस करनी होती हैं, तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। एंड नोट्स के लिए तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन गैसेस होती हैं जिनकी वजह से रेगुलेशन होता है। फिर सेंटर्स क्या होते हैं, पोंटाइन सेंटर्स, मेडुलरी सेंटर्स क्या होते हैं, डीआरजी का क्या फंक्शन होता है, वीआरजी का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। फिर पोंटाइन सेंटर्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या रोल होता है और हमारे एपनोस्टिक सेंटर का क्या रोल होता है। उसके बाद हमने ये बलून के थ्रू एक पूरा हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स समझा था कि कैसे वर्क करता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है। पूरा मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे काम करता है। आज हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंट्रोल। फाइनली हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल ऑफ respiration. Clear? Of respiration. So chemical control of respiration regulates breathing based on hypoxia, hypercapnia and increased hydrogen ion concentration. hypoxia का क्या मीनिंग होता है? hypoxia means हमारा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अगर ब्लड में कम हो रहा है तो उसको हम कम करेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होना। एंड सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे हाइपरकैप्निया। क्लियर? एंड अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है हमारे ब्लड में, उसका मतलब होगा, कभी कभी जो है ये उल्टा करके भी दे सकते हैं कि पीएच कम हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। एंड वाइस वर्सा कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं तो पीएच कम हो रहा है, इसका मतलब होता है। टाइप्स ऑफ कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं हमारे, एंड पेरिफेरल हमारे बाकी के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर? ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर लिंक्ड टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स, नोटेबली द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वाया सिनेप्सिस। हम जानते हैं कि जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है, सीआर, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स वो डीआरजी को जाकर के सिग्नल भेजेंगे, किससे? थ्रू हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स। फर्दर डीआरजी किसको भेजेगा? मसल को भेजेगा वाया एफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये जो सिग्नल होता है ये ऐसे कैरी होता है। हमारा जो डीआरजी है अपने मन से कुछ ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको इनपुट चाहिए कहीं से। वो तो हमारा ब्रेन में बैठा है आराम से, वो किसी चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा, लेकिन इन सभी का काम होता है किनका? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, कि वो बताएं डीआरजी को कि भैया देखो जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का वो ज्यादा हो रहा है हमारे ब्लड में, तो तुम उनको जरा मॉनिटर करो, देखो क्या करना है इसके बारे में, अपनी ब्रीथिंग का रेट बढ़ाओ, अपना डेप्थ बढ़ाओ। ये सब काम होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कि वो आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करे। क्लियर? ओके। दे वर्क रिलेटिवली स्लोली बट इफेक्टिवली इन रेगुलेटिंग ब्रीथिंग। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली अराउंड 70 to 80% टू इंक्रीज वेंटिलेशन थ्रू केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में अगर बात करें हम, किसी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो किसका है? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का। ये हमारे जो ग्रुप बनते हैं ना असाइनमेंट वाले, उनमें सबसे ज्यादा एक बंदा काम करता है, ये वही है। क्लियर? द प्राइमरी ट्रिगर फॉर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इज एन इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सबसे प्राइमरी चीज किसके लिए? हाइड्रोजन आयंस के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव
होता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता है, इसका भी एक कैच है एक्चुअली, इनडायरेक्टली इसमें रेगुलेट होता है। अभी हम देखते हैं कैसे होता है। However, direct increases in blood hydrogen ion concentration cannot directly stimulate central chemoreceptors due to their inability to cross the blood-brain barrier and blood-cerebrospinal fluid barrier। क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, ओके, डॉट डायग्राम अगेन। सो इसके आसपास ना एक बैरियर होता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो इसके अराउंड, मान लो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो इसके अराउंड कोई भी सब्सटेंस इजीली पास ऑन नहीं हो सकता। ग्लूकोज जो होता है वो इजीली जा सकता है क्योंकि हमारे ब्लड को उसकी जरूरत होती है बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी के जो आयंस होते हैं बहुत हाईली रेगुलेटेड होते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या जा रहा है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, पहले क्या होता है, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके बाद CO2 के साथ ये कंबाइन करके बना लेता है क्या, H2CO3। पूरे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में H2CO3 का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। हमने पहले कहा ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा हुआ है सॉरी। सो H2CO3 क्या करता है, ये इजिली पास कर सकता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में से, एंड अंदर जाकर के H2CO3 H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड ये जो H प्लस होता है आयन, फिर ये रेगुलेट करता है हमारे ब्रीथिंग को, हमारे रेस्पिरेशन को। ये आयन जो है रेगुलेट करता है, ये एक तरीके से अंदर घुसा आया है CO2 के जरिए। क्लियर? सो conversely, carbon dioxide can easily pass through these barriers and enter the interstitial fluid of the brain or cerebrospinal fluid. In this fluid, CO2 combines with water to form carbonic acid, H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। CO2 और H2O मिलकर के H2CO3 बनाएंगे। Due to its instability, carbonic acid quickly breaks down into hydrogen ions and bicarbonate ions। बहुत अनस्टेबल होता है ये आयन, हम जानते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। Hydrogen ions stimulate the central chemoreceptors. Excitatory impulses are sent from the chemoreceptors to the DRG, dorsal respiratory group of neurons. This stimulation results in increased ventilation, meaning both the rate and force of the breathing increases। Rate का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है ब्रीथिंग की वो बढ़ गई है कि जल्दी जल्दी अब वो ब्रीथिंग करेगा, एंड फोर्स का मतलब होता है कि वो डेप्थ, उसने डेप्थ बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं एक साथ में बढ़ जाती हैं। द इंक्रीज वेंटिलेशन हेल्प वॉश आउट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हमारा मेन पर्पस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना एंड ऑक्सीजन को लेके आना, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन डजंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पे ऑक्सीजन ज्यादा एक्ट करता है रादर देन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। यहाँ पे जो H+ का आयन कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट ज्यादा करता है हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को। क्लियर? However, overall brain function may be depressed in low oxygen conditions। जब भी आप देखो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जो लोग कभी ट्रैकिंग पे गए होंगे या माउंटेन्स में गए होंगे, उन्होंने एक चीज नोटिस करी होगी कि हल्का सा डिजीनेस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा माउंटेन्स पे जब जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करता है, तो उस वजह से ऑक्सीजन उतनी हमारे ब्लड में नहीं आ पाती है, एंड फर्दर जो है हमारे ब्रेन में रेगुलेट नहीं हो पाती। क्लियर? सो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया होता है, एंड वो हाइपोक्सिया जो होता है वो हमारे ब्रेन को ब्लर करता है पूरा। ये जनरल हमने देखा, ये जनरल फिनोमेना जो होता है, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होता है उनको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, और कभी अगर तुम यूट्यूब के जरिए कुछ वीडियोस में देखो तुमको और समझ में आएगा। मेरे फ्रेंड्स रिसेंटली गए थे ट्रैक पे, तो उन्होंने बताया था इस बारे में, मैं तो नहीं गया हूँ बट वो लोग गए थे। सो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को पूरा क्रॉस करता है, CO2 H2O मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, वो क्रॉस करेगा एंड वो ब्रेक डाउन कर जाएगा फिर आगे जाकर के। क्लियर? नेक्स्ट है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी कि हमारा ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिगर फॉर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ग्लोमर सेल्स इन दीस रिसेप्टर्स हैव ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। ऑक्सीजन सेंसिटिव के मतलब होता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन से रेगुलेटेड होंगे पूरे पोटेशियम चैनल्स जो होंगे। हाइपोक्सिया कॉजेज क्लोजर ऑफ दीज चैनल्स, स्टॉपिंग पोटेशियम इफ्लक्स। क्लियर? क्लोजर लीड्स टू ग्लोमर सेल डिपोलराइजेशन एंड जनरेट नर्व इंपल्सेस। क्या होगा यहाँ पे
जो हाइपोक्सिया है उसकी वजह से पोटेशियम चैनल्स बंद हो गए। सो ऑक्सीजन क्या है, मेन स्टूडेंट है इसका, ये आना ही बंद हो गया, जो चैनल्स हैं वो क्या बंद हो गए, ठीक है, बंद हो गए। अब आगे जो पोटेशियम चैनल जाने थे वो नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आगे सिग्नल नहीं पास ऑन हो रहा है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा हो, नहीं तो डाउट्स क्लियर करवा सकते हो तुम लोग। आगे ये सिग्नल नहीं जाएगा और डीपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से आगे सिग्नल ये कैरी ऑन होगा कि भाई देखो यार ऑक्सीजन तो नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि हमें वापस से रेट और डेप्थ जो होती है बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, these impulses travel via aortic and hearing nerves। क्लियर, एओर्टिक नर्व हमारे हार्ट को आएगी एंड हेरिंग नर्व भी वहीं पे आती हैं। दे एक्साइट डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डीआरजी को वापस से स्टिमुलेट करेंगे। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स, अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, डीआरजी के पास गया सिग्नल, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि हमारा डायफ्राम हो गया, एब्डोमिनल मसल्स होगी, एंड अगेन रेट एंड डेप्थ को ये बढ़ाएंगे। दिस बूस्ट वेंटिलेशन टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। क्लियर, और भी क्या स्टिमुलेशन, और भी स्टिमुलस जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से भी स्टिमुलेट होता है, लेकिन ये उतना क्या कहेंगे, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनको ज्यादा फर्क उस चीज से नहीं पड़ता है। पेरिफेरल केमोरेसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू हाइपरकैप्निया एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयंस टू, however their sensitivity to these stimuli is lower compared to hypoxia। एंड ये पूरा जो चार्ट है ये समझाता है कि कैसे हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, इंक्रीज डिक्रीज पीएच जो होता है, यानी कि हमारा इंक्रीज इन H+, ये सारी चीजें कैसे रेगुलेट करती हैं, इसको पूरा अभी हम समझते हैं। तो किसी भी कंडीशन की वजह से अगर डिक्रीज आया है रेस्पिरेशन में, डिक्रीज वेंटिलेशन हुआ है, तो यानी 3 कंडीशंस बनेगी, क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन दैट इज हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन पीएच दैट इज इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन, क्लियर, एंड हाइपरकैप्निया इट इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ओके। सो मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर, ये सब पेरिफेरल के लिए होते हैं। पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स क्या करेगा, मेजर फैक्टर यहाँ पे क्या है, हाइपोक्सिया है, हमने अभी देखा। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स एओर्टिक एंड हेरिंग नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजेगा, उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डीआरजी स्टिमुलेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हाइपरकैप्निया की वजह से डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन CSF, यानी कि वही हमारा H2CO3 जाएगा, H2CO3 जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस करेगा, वहां पे जाकर के ये इनस्टेबल है, तो इनस्टेबल होने के कारण H+ और HCO3 नेगेटिव आयंस बना लेगा, H+ और HCO3 नेगेटिव, H+ आयंस को स्टिमुलेट कर देगा, हमारे सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा, एंड फिर उसके बाद ये दोनों जाएंगे डीआरजी के पास। डीआरजी में जो सिग्नल है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, डीआरजी बोलेगा कि डेप्थ बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ इंस्पिरेशन का, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, इंक्रीज वेंटिलेशन हो जाएगा, एंड वापस से सारी कंडीशन जो है नॉर्मल होने लगेगी, हाइपोक्सिया क्लियर आउट हो जाएगा, पीएच नॉर्मल आ जाएगा, एंड हाइपरकैप्निया भी जो है रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सो यही था हमारा जो रेगुलेशन है पूरे रेस्पिरेशन का। हमने पिछली क्लास में न्यूरल पढ़ा था रेगुलेशन, और इस क्लास में हमने केमिकल रेगुलेशन पढ़ा था। सो आज के लिए यार इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। नोट जो है तुम लोग को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और कोई भी डाउट्स होते हैं तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, डायरेक्टली वहां पे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। तो यार इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।